नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2026-27 यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है जल्दी ही आने वाला है। लास्ट टाइम अक्टूबर में हुआ था और इस बार जो है एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है, दिसंबर में होने वाली है। तो जिसके लिए आपके पास अभी टाइम कितना बचा है, 3 से 4 महीने। 4 महीने तो नहीं समझो, उसको 3.5 महीने समझ सकते हैं, है ना। तो 120 से 130 दिन बचे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बेसिक से पढ़ने बैठ जाओगे तो कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पीवाईक्यूज़ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज़ का मतलब है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रेटजी और स्मार्ट जो है स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा कट ऑफ का स्कोर आप कर पाओगे, है ना। इसके लिए मैं अभी इसमें टोटल जो है क्या किया हूँ, टोटल एनालिसिस किया हूँ सब्जेक्ट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, है ना। जिसमें आप देखोगे पूरा एकदम डिटेल्ड क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और किस टॉपिक से आ रहे हैं, है ना। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देख लेना। इसके बाद आप खुद ही चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ये मेरे को पता है। पूरा कंटेंट देखने के बाद या पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आगे देखनी है या इस चैनल पे जो वीडियो आगे आने वाली है उनको देखना है नहीं देखना है। बस यही एक रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट वाले आते हैं या कॉन्सेप्ट वाले आते हैं। क्योंकि ये चीज़ें तय कर पाना बहुत ही ज़रूरी है ना, कि क्वेश्चन आ किस टाइप के रहे हैं। मान लो ये तो सबको पता होता है कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये तो सबको पता होता है और ये भी सबको पता होता है कि इसके अंदर डिटेल जो है सिलेबस क्या है। पर डिपेंड ये करता है कि आपको ये पता है कि आपको क्या पढ़ना नहीं है ना। सबसे ज़रूरी तो यही है। आप मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पिछले 4 साल में, 5 साल में एक बार आ रहा है अब, और वो टॉपिक बहुत बड़ा है, अब उसके चक्कर में पड़े हो और उसके चक्कर में क्या छोड़ रहे हो आप, जहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं जिस टॉपिक से, अब उसको छोड़ रहे हो, तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा। और ये तो आपको भी पता है कि इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ से वीडियो देख लोगे आपके 100 आउट ऑफ 100 सही हो जाएंगे, नहीं। पर इतनी गारंटी जरूर दूंगा कि आपके अगर 100 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं तो 100 में से 70 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि आपके 70 to 80% क्वेश्चन ये पूरा डिकोड देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। और इस चीज़ की गारंटी भी मेरी रहेगी कि 70 to 80% क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे, जो मैं कंटेंट दूंगा और जो मैं ट्रेंड एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको, है ना। तो ये जो वीडियो है बन रही है, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करी गई है, तब जाके ये पूरा एनालिसिस एक एक क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्ट का जो है किया गया है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कट ऑफ क्या थी एक्सपेक्टेड। तो हमको आगे जो है 2026-27 के लिए जो तैयारी करनी है उसका जो है स्ट्रेटजी क्या बनाए हम लोग, है ना, कि आगे 3 महीनों में सारी चीज़ें कवर हो सकें और हमारा अच्छा स्कोर किया जा सके। इसके लिए अभी ये भी देखोगे कि किस सब्जेक्ट से हम कितने मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं या कितने उठा सकते हैं एक्यूरेटली, ठीक है। फिर देखेंगे हमारा कि इंडियन पॉलिटी का क्या सिलेबस है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी 5 स्टार रेटिंग वाली हैं, कौन सी 3 स्टार रेटिंग है, कौन कौन सी चीज़ छोड़ देनी है, एकदम देखना ही नहीं उसकी तरफ, है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमको क्या देखना नहीं है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो उसके लिए हमको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, फिर आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब मान लो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं आती एग्ज़ाम में, बस वो टॉपिक कम्प्लीटली बढ़िया होता है, अच्छा होता है या उसके लिए होता है, तो हमको उस चीज़ से मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, हमको नंबर लाने हैं, है ना। हमको पीएचडी नहीं करनी है। अब मान लो हमको जानकारी थोड़ी चाहिए, हम क्यों जानकारी लेंगे, हमको उतनी चीज़ें चाहिए, उतनी जानकारी चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम निकल सके, हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, उसको सही कर पाएँ, है ना। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको ये पता कर पाना कि हमको क्या पढ़ना नहीं है। ये तो सबको पता होता है कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, पर सबसे ज़रूरी ये है कि हमको ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। तो जिसकी बात हम अभी इस वीडियो में करेंगे, ठीक है, आप सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी सब्जेक्टें जो हैं वो हाई यील्ड वाली हैं। हाई यील्ड मतलब जो बढ़ता ट्रेंड दिखा रही हैं कि जो हर साल इतने क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो इसके लिए हमारी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अपना हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो हिस्ट्री से 20 से 25 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। इस टाइम तो देखो लास्ट 3 साल में कितने, लगभग 25 से 26 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा वो है आपका। ज्योग्राफी से 20 से 24 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर बात करें पॉलिटी, तो पॉलिटिक्स से भी 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। 22 क्वेश्चन तो एवरी ईयर आ ही रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक की बात करें तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, क्योंकि इसमें करंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर करंट और स्टेटिक दोनों मान लें तो लगभग 12 से 15 का जो है एवरेज रहता है पर ईयर,
है ना। इतने क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। फिर बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें साइंस में फिजिक्स भी हो जाएगा, केमिस्ट्री भी हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से सबसे कम आते हैं। और इसमें कभी कभी टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखना पड़ेगा कि हमको टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, करंट से आ रही हैं, नॉर्मली आ रही हैं। तो 20 से 22 क्वेश्चन ये कर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी हमको देखने को मिलेंगे। और ये कोई सस्ती सब्जेक्ट नहीं है, बहुत महंगी सब्जेक्ट है। महंगी का मतलब इतने क्वेश्चन दे रही है, आप सोचो ना, ये सेक्शन आप छोड़ ही नहीं सकते हो। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो करना ही पड़ेगा, और ये एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12-13 तो आप उठा ही लोगे, अगर ये कंटेंट फॉलो करोगे। आप नहीं करोगे तो भी लाओगे, कहीं और से पढ़ोगे, पर इसमें आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं PYQs कहाँ से देखूँ, फिर उसके आधार पर क्या क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, वो सब कुछ इसमें आपको पता चल जाएगा। फिर बात करते हैं यूपी सेंसस से क्वेश्चन आते हैं या यूपी स्पेशल से आते हैं, चूँकि ये यूपी का PCS है ना। तो यूपी का क्वेश्चन तो आना जाहिर सी बात है। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 4 से 8 क्वेश्चन, कभी हो सकता है 7 आ जाए, कभी 6 आ जाए, कभी 5 आ जाएँ, जिसमें से करंट अफेयर के होते हैं वो तो अलग देख लेंगे, ठीक है। तो ये 6 से 7 आप मान सकते हो, यूपी से भी आते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। इसके लिए मैं आपको 10 से 12 पेज का जो है कंटेंट दूंगा, और उस 10 से 12 पेज के कंटेंट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, आपके एकदम टिक हो जाएंगे, है ना। अगला बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या होता है कि इंटरनेशनल भी होता है, नेशनल भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें IR होती हैं, और मैपिंग बेस्ड होते हैं। तो टोटल करंट अफेयर्स की बात करें, इंटरनेशनल और नेशनल, ये मिला के कम से कम 30+ क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं भाई, यहाँ से 30 क्वेश्चन तो आएंगे ही, है ना। और उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के होंगे, वो यूपी से होंगे, यूपी स्पेशल से, ठीक है। तो ये सारी सब्जेक्टें अपनी मेन है। मेन कौन सी सब्जेक्ट हो जाएगी, एक तो हिस्ट्री हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी, पॉलिटी हो जाएगी, इकोनॉमी हो जाएगी, साइंस एंड टेक हो जाएगी, इन्वायरमेंट हो जाएगी, और एक करंट अफेयर्स हो जाएगी। यूपी स्पेशल तो हो ही जाएगा, ये तो मोस्ट ऑफ द लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक आती है ये मिसलिनियस मतलब इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कहीं से क्या, मान लो कोई बुक हो गई, वो आ गई, या कोई न्यूज़पेपर हो गया, जैसे आ जाते हैं हिस्ट्री से संबंधित, या फिर यहाँ पे कोई रचना पूछ ली गई हिंदी से संबंधित, है ना, या किसी की ऑटोबायोग्राफी पूछ ली गई, या कोई गेम का क्वेश्चन आ गया, रैंडम उठा के रख देते हैं, है ना। तो ये स्टैटिक्स में मिसलिनियस में आ जाते हैं, और जो इन सब्जेक्ट्स में से संबंधित नहीं होती है उनको उठा के इसमें रख देता है। तो यहाँ से भी आपको 10 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि यूपी से हो सकते हैं, या इंडिया से हो सकते हैं, या इंटरनेशनल हो सकते हैं, या फिर स्टैटिक से हो सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट से मिला के जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बात करेंगे, ये तो सबको पता ही है कि हमारे UPPCS में GS पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं, है ना। और ये बाकी चीज़ें आपको पता ही है कि GS पेपर फर्स्ट होता है, जो कि GS का होता है, फिर एक CSAT का होता है जिसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये पता होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 33 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये सब डिस्कस करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो की लेंथ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। अब हम लोग बात करेंगे अपना मेन टॉपिक, कि कहाँ से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर बात कर लें हिस्ट्री की, तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री से 2025 में कितने क्वेश्चन आए थे, 28 क्वेश्चन, है ना, देख सकते हैं आप। 2025 से क्वेश्चन आए हैं 28, 2024 से 26, 2023 में 26, 22 में 18, यहाँ पे 16। तो ये आप डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। ये 2022 में 2020 में 24, 25, फिर नीचे देखते चले जाओगे आप, है ना। ये हो गए 20+। तो ये 20-22 अब तो ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे बढ़ता जा रहा है। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको हिस्ट्री तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हो। हाँ, इसमें 3 हिस्ट्री आ जाती हैं, एक तो एंशिएंट हो जाएगी, फिर मिडीवल हो जाएगी, और मॉडर्न हो जाएगी, जिसमें मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर एंशिएंट से आते हैं, मिडीवल से थोड़े से कम आते हैं। और ये सीक्वेंस चेंज भी हो जाता है, ठीक है, कि कहीं मिडीवल से कम आ गए एंशिएंट से ज़्यादा, तो कभी एंशिएंट से कम मिडीवल से ज़्यादा। इसके बाद आप देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ज्योग्राफी से भी बहुत सारे आते हैं। ज्योग्राफी से 2025 में 18 हो गए, 2024 में 23 हो गए, फिर 21 हो गए, जिसमें से 11 जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के हो गए, और 10 यहाँ से हो गए इंडियन ज्योग्राफी से, 24 हो गए, 25 हो गए, 19 हो गए। ये पूरी सारी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, ताकि आपको देखने में और पढ़ने में आसानी हो सके।
क्योंकि ये काम करने में कोई 1 या 2 दिन नहीं लगते हैं, ये पूरा पढ़ने के लिए पिछले 10 सालों के, है ना, 2015 से 2025, ये पिछले 8-10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन देखना पड़ता है, फिर डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारणी सिर्फ एक सारणी या एक पेज नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसको फिर इग्नोर मत करना बिल्कुल, है ना। आगे बात करें पॉलिटी में, तो पॉलिटी में देख ही रहे हो 2023 से 25 तक 22 क्वेश्चन आ रहे हैं ये। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको ही आता है, और यहाँ से 22 में से 20 क्वेश्चन उठाना तो बहुत ही आसान होता है ना। चलो 20 छोड़ो, ये 18 तो उठा ही लोगे ना, 19 तो उठा ही लोगे, ये उठा लोगे, मेरे को पक्का पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं डील कर पाओगे, बहुत अलग आते हैं। और इसमें तो करंट अफेयर्स का भी ज़्यादा कोई बेस नहीं होता है, तो ये अच्छे हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, तो इसमें आपको पढ़ना रखना ज़्यादा पड़ेगा। फिर साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में भी ये 21, 24, 19, 15, 20 ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको भी उठा सकते हो आप, और यही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। फिर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में 9, 8, इसके पहले ज़्यादा आते थे 16, 12, 20, 18। बाकी इनमें एक करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 13 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 12 हो जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। मतलब ऑन एवरेज जो है 10 से 12 क्वेश्चन करंट इसका इन्वायरमेंट का हो जाएगा, है ना। तो अगर इस चीज़ की बात करें तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को देखेंगे तो आपके कम से कम कितने 20 तो यहीं पे हो जाएंगे, 10 इधर, कम से कम 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट से आएंगे, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें मोस्ट 12 से 15 टॉपिक ऐसे हैं जो पढ़ने हैं, और वो भी बहुत आसान है, उनको पढ़ दोगे आराम से और वो कंफर्म तुमको नंबर मिल जाएंगे। जैसे मैथ और रीजनिंग में होता है ना, वैसे यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। तो यूपी सेंसस में देख सकते हो 6, 3, 6, 8, 9 ऐसे आते हैं। और बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स तो आप देख ही रहे हो कि 30+ क्वेश्चन तो आते ही हैं, कभी कभी तो 36, 38, 40 भी आ जाते हैं, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं अलग से कोर्स लेके आऊँगा, कोर्स का मतलब एक सीरीज लेके आऊँगा, है ना, जिसमें वीकली या डेली वाइज क्वेश्चन लेके आऊँगा। क्वेश्चन का मतलब वही जो कंटेंट होगा जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा या मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा कि आता है। और ये भी करंट अफेयर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के फिर मैं डिसाइड करके बताऊँगा आपको क्या पढ़ने वाला है, टॉपिक्स फिर दूंगा, फिर आप डिसीजन लेना कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं एक एक चीज़ तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप ही लोग देखोगे भी नहीं, है ना। तो ये आप अपने हिसाब से इसका देख लेना एनालिसिस। बाकी अब हम बात करते हैं अगली चीज़ों की। तो अगर बात करें कट ऑफ की, है ना, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप जिस तालाब में तैरने जा रहे हो उसका पानी कितना है, उसका लेवल कितना है, फिर आप कैसे उसमें पैर डालोगे या फिर डर लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आप कितने अटैम्प्ट करो या कितने एक्यूरेट सही करो, तो आपका जो है काम बन जाए, है ना। क्योंकि हमको पीएचडी तो करनी नहीं है कि इतना पढ़ना है, हमको तो केवल एग्ज़ाम निकालना है अपना। हमारे तो 105+ क्वेश्चन आ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। हमको तो इतना ही करना है ना, ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा हमको बहुत कुछ करना नहीं, हमको अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकालना है बस, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। अगर बात करें कट ऑफ की, तो ये एक्सपेक्टेड हटा सकते हो यहाँ से, ये ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो, ये मैंने 2025 की एक्सपेक्टेड वाली ले ली है, तो इसमें 2-4 नंबर का अंतर रहेगा, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। बाकी देख सकते हो 2024 86.25 है ना, 86.25। 2023 की 94 क्वेश्चन सही थे। ये जो है क्वेश्चंस हैं, ये देख लेना थोड़ा सा, ये लिखा हुआ है नंबर्स और ये क्वेश्चंस है, ठीक है। इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अगर 2025 की बात करें तो लगभग 100 से 105 के बीच। 2024 की बात करें तो 86.25 नंबर क्वेश्चन सही होने से, मतलब 87 क्वेश्चन आपके सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2023 की बात करें तो 94 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना, ये 8 से 9 नंबर का जो है गैप है, सोचो 8 नंबर कम हो गई और फिर अचानक से यहाँ पे बढ़ गई। तो हो सकता है आगे 2026 का पेपर तो है थोड़ा सा टफ आए, तो हो सकता है 100 या 105 आ जाए, या फिर 2026 में पेपर थोड़ा सा ईजी आ जाए तो 85 के पास आ जाए। तो ये आपको देखना पड़ेगा, बट आपको 100+ तो टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा कि इतना हमारा नंबर क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना तो सही होना चाहिए,
ये कट लेके चलना पड़ेगा अपना टारगेट। बाकी तो देखते हैं क्या करना है। फिर 2022 में 83, 86, 2020 में 82, 87। तो ये अगर ओवरऑल देखें तो 80 से 92 इसके बीच में रहेगी। ये 80 तो छोड़ ही दो, 88 से 94 इसके बीच में आपको नंबर, मतलब 90 प्लस है तो आपका सेफ स्कोर कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये कट ऑफ रहती है अपनी, तो इसके हिसाब से हमको तैयारी करनी है। ठीक है, अभी तो हम लोग जो है 100 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे। बाकी अगर 2-4 नंबर इधर उधर हो जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं अब कि हम किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से क्या उठा सकते हैं, कितने क्वेश्चन उठा पाएंगे, है ना। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आप उठा ही लोगे, ये इस सीरीज़ के माध्यम से आप कैच कर लोगे। ये सीरीज़ देखोगे, अब मान लो ये तो भी एक डिटेल एनालिसिस वीडियो है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज। मान लो उसमें क्या करेंगे, मान लो हिस्ट्री की बात आएगी तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा PYQ जो है 2015 से 2025 के बीच के, और वो भी ऐसा नहीं टॉपिक वाइज। अगर हिस्ट्री उठाएंगे तो उसमें देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में जो है कि पहला टॉपिक मान लो बुद्धा वाला है, तो बुद्धा से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, फैक्ट आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। फिर उस हिसाब से आप पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, फिर मैं उसका कंटेंट दूंगा। कम टाइम में चीज़ें स्मार्ट स्टडी करोगे तभी काम आपका जो है हो पाएगा, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, फिर बात करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इन दोनों से मिला के कितने 35 से 40 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये 35 और 40 से क्वेश्चन हमको उठाने हैं 25, और ये इतना कठिन काम नहीं है। अगर इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी आपने अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैं जो बताऊँगा उसको आपने अगर अच्छे से कर लिया तो ये 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, 25 से ये 28 हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे ये पॉलिटी की। पॉलिटी में आप देख ही रहे हो 22 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, तो यहाँ 20 और 24 मान सकते हैं, 20 से 24 क्वेश्चन आएंगे। और ये पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 18-19 क्वेश्चन उठा सकते हो, 24 में हो सकता है 22 भी उठा लो। ठीक है, उठाने का मतलब अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ से भी 18 क्वेश्चन मैंने ले लिया। अगला की बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ भी 20 से 24 क्वेश्चन आते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कठिन होते हैं, पर फिर भी 18 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी कहीं से नहीं गए हैं। ठीक है, उसके लिए मैं कंटेंट दूंगा ना, ऐसे कोई खोखली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका प्रूफ दूंगा आपको। फिर आप देखना पढ़ने वाला है या नहीं, या मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ हवा हवा में बोल रहा हूँ, ये कोई हवा हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का, तो मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे एक्सपीरियंस अभी आपको मिलेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में 20 से 24 क्वेश्चन आते हैं, पर मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि आप 20 क्वेश्चन उठा लोगे, या क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें मॉडर्न इंडिया से जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आप टोटल उठा पाओगे, पर एंशिएंट और मिडिवल के जो क्वेश्चन आएंगे मैं नहीं बोलूँगा कि आप उठा ही लोगे, क्योंकि मेरे ही नहीं सही होते हैं यार, मैं दूसरों को क्या ही बोलूँगा। और जब मेरे नहीं सही होते तो मैं नहीं बोलूँगा कि आपके सही ही हो जाएंगे या आपके गलत ही हो जाएंगे, हो सकता है सही भी हो जाए। तो इस हिसाब से मैं यहाँ से 24 मान लो आते हैं, तो इस टाइम तो देख ही रहे हो आप 28, 26 ऐसे करके आ रहे हैं। तो 28 अगर आ रहे हैं तो इन 28 में से हम 28 नहीं उठाएंगे, पर 28 में से हम 20 प्लस तो उठा ही लेंगे, कन्फर्म है ना। अगर 28 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान लो 4 से 5 गलत हो जाएंगे, 1-2 नहीं कर पाएंगे, पर 26 में से आप 20 तो उठा लोगे पक्का है। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है, फिर बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में जो है ये 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3 से 4 तो योजनाएं ही आ जाती हैं, जिनकी केवल डेट योजना बहुत आसान होती है, पर रटना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए तो मेरे पास कंटेंट लिखा पहले से ही रखा, मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स हैं जो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो में। तो उसमें कितना 10 से 12 पेज का कंटेंट है, और वो 10 से 12 पेज का कंटेंट आपको 8 से 9 नंबर दे के जाएगा, 8 से 9 नंबर। ठीक है, तो यहाँ भी 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 नंबर तुम यहाँ से उठा लोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं यूपी स्पेशल और सेंसस जनगणना से। यहाँ से 4 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं, पर ये 5 से 6 क्वेश्चन आप यहाँ से उठा लोगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं उठा पाओगे तो 5 से 6 तो उठा ही लोगे। देखो ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, आपको इतने उठाने ही पड़ेंगे, आपको सिलेक्शन लेना है तो, और इतने आप इजीली उठा पाओगे, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 28 आ रहे हैं तो 25 सही करने, नहीं, आपको 20 सही करने हैं और 20 कर पाओगे, है ना। टारगेट उतना रखो जितना पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि 28 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने बोला ठीक है मैं तो 26 दिलवा दूँगा, नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। 28 में कितने 20 से 22 तो मैं दिलवा दूँगा, इतना तो गारंटी लेता हूँ, पर 28, 26, 27 ये नहीं। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन से नीचे तो आते ही नहीं है, जिसमें से आप 20 से 25 उठा लोगे। करंट अफेयर्स अगर आप अपने अच्छे से पढ़ाए
तो यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। तो मैं नहीं ज़्यादा मानता हूँ, 30 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, कि आप सही कर पाओगे। 1-2 गलत करोगे और 2-1 नहीं करोगे, क्योंकि वो तो सबको ही होता है कि 1-2 क्वेश्चन नहीं ही आते हैं। फिर बात करते हैं मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस में क्या है, यहाँ पे 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 12 आ जाते हैं, कभी कभी 14 आ जाते हैं, कभी कभी 22 भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने एवरेज रखा है 10 से 20 क्वेश्चन, और 10 से 20 क्वेश्चन एवरेज आएगा तो इसमें आप 12 क्वेश्चन उठा लोगे, ठीक है। मिसलेनियस से अगर 12 से 20 के बीच में आएंगे तो आप 10 से 12 उठा लोगे, ठीक है। ये 12 से 14 लिख दिया, उसको छोड़ो, आपको 10 से 12 उठाना है, 12 से 14 नहीं, 10 से 12 उठा लोगे, ठीक है। तो भी आपके कितने, ऐसे मोटा मोटा देखते हैं राउंड फिगर में, 10 क्वेश्चन यहाँ से उठा लो, 20 यहाँ से उठा लो, 30 हो गए, 30 5 यहाँ से उठा लो, 35 हो गए, ठीक है। 10 यहाँ से उठा लो, 45 हो गए, 45 हो गए इधर, और 15 नहीं, यहाँ से 15 उठा लो, मान लेते हैं, ठीक है। 18 बोला था, 15 उठा लो, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से ही 40 30 70 हो जाएंगे, 70, और ये 20 उठा लो यहाँ से, 70 20 90, 10 यहाँ से उठा लो, आपके 100 स्कोर तो ऐसे हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल नहीं, मैं जितना नॉर्मल बोल रहा हूँ इतना नॉर्मल तो नहीं होगा, क्योंकि इतना नॉर्मल होता तो हर साल ये कट ऑफ 120 के आसपास होती, 120 क्वेश्चन, ये इतनी 85 नहीं आती। तो हम लोगों को जितना लगता है आसान कि यहाँ से इतने उठा लेंगे, यहाँ से इतने उठा लेंगे, इतना आसान नहीं है। इसके लिए भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं जो कंटेंट दूंगा उसको आपको रटना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, रिवाइज़ करना पड़ेगा डेली, है ना। ऐसे नहीं आएंगे, बट आएंगे, ये बात तो कन्फर्म है, आ जाएंगे, पढ़ोगे तो अच्छे से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसमें आपको, अभी देखो जितना ट्रेंड एनालिसिस था और क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये तो हो चुका है। बाकी अब डिटेल एनालिसिस देखेंगे किस सब्जेक्ट में कितना आएगा और कैसे आएगा। अब मान लेते हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिक्स में जो है कितने क्वेश्चन, 2025 में 22 क्वेश्चन आए, 2024 में भी देख लो, 2022 आए, फिर 22 आए, फिर 17 आए, फिर 22 आए, फिर 21 आए, 21 18 18 21 33, देख लो 20 से नीचे तो कभी आते ही नहीं। तो मान लो 20 से 22 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं ये इंडियन पॉलिटी से, तो ये आपके ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। यहाँ से इंडियन पॉलिटी, मतलब पॉलिटी अच्छी सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, यहाँ से आप 20 में 20 भी ला सकते हो, 22 में 20 तो कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है, ये जो हाईलाइट, ये येलो कलर से जो हाईलाइट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टार लिखा है। 5 स्टार का मतलब यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से आते ही हैं, मतलब इनको तो आपको रटना ही है, समझना ही है, ध्यान रखना है। और ये ग्रीन वाला है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, पर कभी कभी एक साल में आता है, कभी कभी दूसरे साल नेक्स्ट ईयर आता है। तो कभी कभी जैसे 2015 में आया, फिर 2016 में आके 2017 में आया, ठीक है, और हो सकता है 2018 में आ जाए डायरेक्ट, फिर 19 में आ जाए, ऐसे करके आते हैं। तो ये भी छोड़ नहीं सकते हो आप, है ना। तो जो हाईलाइट किया गया है इसको तो आपको तैयार ही करना है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, देखो ये नोट्स बना के मैंने लिख भी दिया है, रीड जस्ट दैट टॉपिक मल्टीपल टाइम, है ना। जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा बस वो आपके लिए सफिशियंट है, और मैंने इसीलिए लिखा है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है वो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इस नियम को फॉलो कर लिया, आपके 17 से 18 और 20 से 22 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, है ना। मिनिमम स्कोर करोगे तब आप 17 से 18 उठा लोगे, और अगर अच्छा स्कोर करोगे 20 भी उठा लोगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा, कॉन्सेप्ट मतलब ये 26 से 28 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मेन है या इम्पोर्टेंट है, पर उसमें से 16 से 18 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन देते ही हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का ही आएगा, एक दो करके। तो यहाँ से आपके कितना, मतलब 15 से 18 क्वेश्चन तो यहीं आपके पक्के हो गए, है ना। और इसमें जो 26 टोटल ये मिला के 26 हो जाते हैं, तो ये 25 से 26 टॉपिक पढ़ोगे तो आपके 20 से 22 क्वेश्चन यहीं से सारे मिल जाएंगे। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। देखो भारतीय संविधान की विशेषताएँ, ये इतना टोटल सिलेबस आपका PCS का है, ठीक है। पर उसमें से क्वेश्चन कभी कभी विशेषताओं से आ जाते हैं, प्रावधान से आ जाते हैं, और प्रस्तावना से आ जाते हैं। तो मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ आते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल यहाँ से आते हैं, पर प्रस्तावना से हर दूसरे साल क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। हर दूसरे साल या कभी कभी कंटिन्यू भी आ जाता है, तो आपको प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। और ये भी पढ़ने पड़ेंगे, सोर्स होता है कि मान लो DPSP कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। मान लो संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा या ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो ये सारी चीज़ें GOC से ली गई हैं। संघ को ज़्यादा मजबूत और राज्य को उसकी अपेक्षा थोड़ा कम मजबूत बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें कनाडा से ली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है।
अगला क्या हो जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये आपको एकदम इग्नोर करना है। यहाँ से अभी तक कोई 10 सालों में कोई एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, ठीक है, तो इसको आपको इग्नोर करना है। अगले की बात करें, मान लो नागरिकता, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं कि हर साल आए, पर हर दूसरे साल तो कन्फर्म आता है। मूल अधिकार, ये तो एक ऐसा टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन हर साल एक से दो क्वेश्चन आएंगे कन्फर्म है, ठीक है। फिर डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन, मतलब डीपीएसपी या फंडामेंटल, इन दोनों को मिला लिया जाए तो हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। एक से दो भी हो सकते हैं, पर एक तो आएगा ही। फिर बात करते हैं संघीय कार्यपालिका। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रेसिडेंट हो जाएगा, हर साल एक क्वेश्चन पक्का है, एक से दो हो जाएंगे कन्फर्म है। फिर मंत्रिपरिषद हो गया, महान्यायवादी हो गया और महाधिवक्ता, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर साल पूछे, पर कन्फर्म पूछेगा। फिर क्या हो जाएगा, संघीय विधायिका की बात करें लेजिस्लेटिव में, तो यहाँ पे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, समितियाँ हो गई, कौन कौन सी, प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो गई, ये तीनों इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो कन्फर्म है, हर साल एक आएगा, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और संसदीय कामकाज, जैसे शून्य टाइप को क्या बोलते हैं उसको, 0 आवर हो गया, या कार्यवाही स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सदन को जो है प्रेषित करना क्या कहलाता है, यहाँ से टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्या बात करें, न्यायपालिका एवं अधिकरणों से, तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अधीनस्थ कोर्ट हो गए, फिर ट्रिब्यूनल्स हो गई, तो यहाँ से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करें राज्य में, केंद्र की तरह राज्य में, तो राज्यपालिका में राज्यपाल से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे, फिर मंत्रिपरिषद से आएंगे, इसके अलावा ज़्यादा नहीं आएंगे। अब बात करें राज्य की विधायिका से, तो उसमें विधानसभा, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा हो गया, वैसे यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद हो गए, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध जो होते हैं, संबंध तो पता ही है आपको, विधायी संबंध होते हैं, प्रशासनिक एवं कार्यकारी होते हैं, फिर वित्तीय होते हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं आता है। इसमें से ये चीज़ कभी कभी पूछ ली जाती है कि कौन से संघ सूची में शामिल विषय है, या कौन से राज्य सूची में शामिल विषय है, या कौन सा समवर्ती सूची में शामिल विषय है, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये कभी कभी यहाँ से देखो, ये जरूरी नहीं है, पर ये कभी कभी यहाँ से जनजातियों के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग ही पढ़ लोगे तो भी आपका काम यहाँ से बन जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट 5 स्टार रेटिंग, पंचायती राज, 2 क्वेश्चन एवरी ईयर, ये आप 5 स्टार नहीं, इसको 10 स्टार लगा लो, ठीक है। पंचायती राज, यहाँ से 2 क्वेश्चन हर साल आएंगे, ईच ईयर 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको आप रख लो एकदम, मैं कंटेंट दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला बात करते हैं केंद्र के लिए जो है प्रावधान होते हैं, आपातकालीन प्रावधान, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, पर हो सकता है कभी कभी राष्ट्रीय आपातकाल हो गया 352 आर्टिकल, राज्य आपातकाल हो गया 356 है ना, और ये हो गया 360, ये आर्टिकल पूछ लेता है कभी कभी, और या फिर इनके 1-2 प्रावधान पूछ लेता है, तो ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, बस ज़्यादा नहीं। मैं कंटेंट दूंगा, ये नहीं है कि मैं आपको ये एनालिसिस दे रहा हूँ बस काम हो गया मेरा, नहीं, मैं आपको हर टॉपिक के PYQ दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैक्ट आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, हर चीज़ एकदम डिटेल एनालिसिस दूंगा, ताकि आपको ट्रस्ट हो पाए इस चैनल पे, है ना, ताकि मेरे ऊपर ट्रस्ट हो पाए, मेरी बातों पे ट्रस्ट हो पाए कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ ये हवा में नहीं कर रहा हूँ बातें, इसका मैंने प्रॉपर रूटीन बनाया है, पूरा एनालिसिस किया, तब आपको बता रहा हूँ, है ना, तभी आप ट्रस्ट कर पाओगे। फिर हो गया आपका ये संविधान संशोधन और इम्पोर्टेंट मामले क्या होते हैं, जैसे बेरूबारीवाद हो गया 1951, ठीक है, गोलकनाथ मामला हो गया, फिर हो गया केशवानंद भारती मामला, मिनरवा मिल्स मामला हो गया, है ना, यूनियन ऑफ LIC या यूनियन, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और इतने आसान आते हैं कि क्या पूछता है, एक तरफ केस दे देगा, एक तरफ उद्देश्य दे देगा, या फिर एक तरफ केस दे देगा, एक तरफ डेट दे देगा, तो ये बहुत आसान है। यहाँ से ये क्वेश्चन हर साल आएगा, एक कन्फर्म है, ये संविधान संशोधन और ये, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन ईच ईयर आएगा ही आएगा, 100% श्योर है आएगा। फिर ये हो गया समितियाँ, इंपॉर्टेंट समितियों में क्या हो जाएगा, जैसे बलवंत राय मेहता समिति होगी जो कि पंचायत से समिति है, या मलीमत समिति हो गई, भूरिया समिति हो गई, प्राक्कलन समिति भी इसी में शामिल कर सकते हो, तो ऐसी समितियाँ हो गई। फिर ये आयोग है, आ गए, आयोगों में क्या आ जाता है, जो संवैधानिक बॉडीज़ होती हैं, कौन कौन सी संवैधानिक बॉडीज़ होती हैं वो उसकी लिस्ट में दूंगा, और उसको मैं डिटेल भी दूंगा,
अभी टेंशन नहीं लेना, अभी क्या देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो आयोग में हो जाएगा यूपीएससी हो जाएगा, मतलब संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा, निर्वाचन आयोग हो जाएगा, वित्तीय आयोग हो जाएगा, सीएजी हो जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो जाएगा, महान्यायवादी महाधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे आयोग होते हैं जो संवैधानिक नहीं होते हैं, संविधान के अतिरिक्त होते हैं, जो अधिनियम के माध्यम से बनाए जाते हैं, जैसे सीवीसी हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, सीबीआई हो गया, है ना, सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ही आते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, ह्यूमन राइट्स एक्ट अधिनियम आते हैं, तो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है आएंगे ही आएंगे। और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ कोई प्रावधान दे देगा, एक तरफ आर्टिकल दे देगा, एक तरफ प्रावधान आर्टिकल, प्रावधान आर्टिकल, प्रावधान आर्टिकल, बस यही पैटर्न है, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं है। एक तरफ प्रावधान दे देगा, एक तरफ आर्टिकल दे देगा, या फिर प्रावधान आर्टिकल, प्रावधान आर्टिकल, फिर प्रावधान, फिर आर्टिकल, फिर प्रावधान, फिर आर्टिकल, और इसमें से कोई एक गलत कर देगा, तो बोलेगा कौन सा गलत है या कौन सा सही नहीं है, या फिर 3 गलत कर देगा, एक सही कर देगा, तो पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है। बस ये बहुत आसान है, 2 क्वेश्चन यहाँ से उठाना बहुत आसान है, ठीक है। तो इस प्रकार पॉलिटी से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा क्वेश्चन अगर इसमें से नहीं आया तो नहीं आएगा आपको, ठीक है। आगे दिखाता हूँ, अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की, ठीक है। यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन तो उठाने ही हैं, वो भी फैक्ट एकदम। देखो पूरा सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। मैं सारा सिलेबस नहीं डिस्कस करूँगा, मैं क्योंकि 1 से 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी तो आप ही नहीं देखोगे, जिसका नुकसान होगा मेरे को, जाहिर सी बात है, ठीक है। और उसको डिफाइन करने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो सबके पास है। मैं यहाँ पे वो बताऊँगा कि क्या क्वेश्चन आपको आते हैं और क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जो बताऊँगा वही पढ़ना, उसके अलावा बाकी छोड़ देना एकदम, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कौन कौन सा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका क्या, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, इको सिस्टम। इसका नोट्स मैंने तैयार कर लिया एकदम, ठीक है। ये स्ट्रेटजी वीडियो जाएगी, इसके बाद या तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वीडियो लाऊंगा, या इंडियन ज्योग्राफी। देखो 3 से 4 नोट्स में एकदम प्रिपेयर है, ठीक है, आपको देने के लिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और ये पॉलिटी, ठीक है, ये 4। तो इसमें से देखते हैं अगला वीडियो कौन सा आएगा, किस टॉपिक पे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, वन हो गया, घास, मरुस्थल आदि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं आते। सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, पारिस्थितिकी के तंत्र। एक तरफ घटक दे देगा, एक तरफ पूछेगा जैविक घटक कौन सा है, अजैविक घटक कौन सा है, कौन सा ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या संबंध इम्पोर्टेंट है, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है कि मान लो जल की बात करें, जल चक्र की, तो जल कहाँ से आता है और फिर जल कहाँ जाता है, तो इसका साइकिल कैसे काम करता है। तो मान लो समुद्र में है, इसमें धूप लगी, धूप से इसका वाष्पोत्सर्जन हुआ, ऊपर गया आर्द्रता के कारण जल बादल बना, ठीक है, बादल बना, फिर यहाँ से बारिश हुई, खेतों में गया, खेतों से बह के नदियों में गया, नहरों में गया, समुद्र में गया, फिर समुद्र से वाष्पोत्सर्जित होकर फिर वापस गया बादल में, फिर बादल बना, फिर बारिश हुई, तो ये एक साइकिल बन जाता है, इसको बोलते हैं साइकिल। तो ऐसे बहुत सारे साइकिल्स हैं हमारे, एक तो जल चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, सल्फर चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र हो गया, ये चक्र है, ठीक है। और भी होंगे पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि पूछता भी है, ठीक है। फिर बात करेंगे खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल या आहार श्रृंखला या आहार जाल, इसको फूड चेन और इसको फूड वेब बोलते हैं, ठीक। फिर पारिस्थितिक पिरामिड होता है, ये इसमें 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, कौन कौन से, संख्या पिरामिड हो गया, बायोमास पिरामिड हो गया, और एक हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल मैं ये बताने के लिए बैठा हूँ कि अभी प्रूफ दे रहा हूँ कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर जीवी अनुक्रम, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर कोई कीस्टोन प्रजाति कौन सी हो गई, इकोटोन क्या होता है, कोर इफेक्ट क्या होता है ना, फ्लैगशिप प्रजाति क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। फिर बात करते हैं, सेकंड टॉपिक होगा अपना जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इसमें से केवल 2 चीज़ें पूछती हैं, ये तो बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन कि जैव विविधता का ह्रास किन किन कारणों से होता है, ये सब कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। फिर संरक्षण, यहाँ से पूछता है, वो ऑप्शन दे देता है और बोलता है कौन सा इन सिटू के अंतर्गत आता है, कौन सा एक्स सिटू के अंतर्गत आता है। एक्स सिटू मतलब बाह्य संरक्षण, इन सिटू मतलब आंतरिक संरक्षण, है ना।
तो ये भी पूछता है। और यहाँ से सबसे जैव विविधता से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और इसमें ऐसा नहीं कि ऐसे पूछे कि आप करना पाओ, नहीं, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे देगा या वन्य जीव अभयारण्य दे देगा या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दे देगा, दूसरी तरफ स्टेट पूछेगा कि किस स्टेट में जो है ये पाया जाता है। बस बहुत आसान है। अगला बात करते हैं प्रदूषण। प्रदूषण में पूछेगा टाइप ऑफ पॉल्यूशन, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी है। और इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो होता है, ये सभी प्रकार के प्रदूषणों से क्वेश्चन पूछता है, पर किसी से भी उठा के एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, संबंधित कानून, कि पर्यावरण से संबंधित कानून जो है वो कब आए, क्या है। जैव उपचार पूछ लेता है, पर्यावरणीय मुद्दे क्या है, प्रदूषण से कौन कौन से पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, ये तो आपको सबको पता है। फिर अम्ल वर्षा क्या होती है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगला आ जाएगा अपना जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं, कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया, जो कि 1973 में आई थिंक लेके आ गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 हो जाएगा, गिद्ध संरक्षण BSA हो जाएगा, हाँ गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, जो कि 2002 में शायद है, 2010 में आया है, 2010 में शायद आया है। हंगुल हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, गैंडा, कस्तूरी मृग, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, ठीक है। कभी टाइगर का पूछ लिया, कभी एलिफेंट का पूछ लिया, तो कभी डॉल्फिन का पूछ लिया, तो कभी टाइगर का पूछ लिया, कभी तेंदुए का पूछ लिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला क्या होगा, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम और पॉलिसीज। अधिनियम में क्या हो गया, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पूछ लिया। और इसमें क्या पूछता है, इसमें बहुत आसान पूछता है। इसमें एक तरफ तो एक्ट दे देगा, एक तरफ दे देगा डेट या ईयर, कब बनाया गया था, बस ये मिलान करना है, मिलाओ, हो गया। आसान है, बहुत आसान है। हाँ NGT से कभी कभी पूछ देता है, जो कोई 2010 में लेके आ गया था, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट 2010। अब बात करते हैं पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, एजेंसियाँ, सम्मेलन। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछता है, देखो बहुत सारे हैं। एक तो IUCN हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वाइल्ड फंड हो जाएगा, यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, साइट्स हो जाएगा, CMS हो जाएगा, IPCC हो जाएगा, है ना, UNFCCC हो जाएगा, ये गलत, UNCBD हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, ये हो जाएगा फुल फॉर्म। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आता है, इसमें सबसे ज़्यादा आता है रियो अर्थ समिट, है ना, कि पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था, 1992। और इसमें बढ़ती जाती है 5+, मतलब 1997 हो जाएगा, फिर 2000, फिर 10 बढ़ जाएगा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, मैं पढ़ाऊँगा, मतलब पढ़ाऊँगा नहीं, साथ में हम दोनों मिलके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा क्या था, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से क्वेश्चन पूछ लिया था, कि मान लो COP20 कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, उसका हेडक्वार्टर क्या है, ये सारी चीज़ें पूछ लिया जाता है। पर इसमें मेरे को 5 स्टार की रेटिंग देना हो तो 2 टॉपिक, एक तो रियो अर्थ समिट 1992, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य और इसके गोल्स, जो कि 17 गोल हैं, 169 वो है, तो ये 169 नहीं देखना, आप 17 गोल्स देखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अगला टॉपिक होगा भारत एवं जलवायु परिवर्तन, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, टोटल करंट अफेयर्स। इसमें से क्या पूछा जाता है, जैसे IPCC की कोई रिपोर्ट आई, या CO2 की सांद्रता से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए गए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी इन्वायरमेंट पे, ठीक है, और उससे हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एकदम कॉन्सेप्चुअल है, तो आसान है पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाओगे आप। फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये तो 5 स्टार रेटिंग, यहाँ से क्वेश्चन जैसे ही रिपोर्ट आएगी रट लेना एकदम, एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स आ जाता है विविध में, इसमें करंट अफेयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये तो करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मिष्टी योजना होगी, जो कि मैंग्रोव्स, आर्द्र भूमि में लगाए जाने वाले पौधों, मैंग्रोव से संबंधित है। ब्लैक कार्बन क्या होता है, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण क्या होता है, ठीक। PM प्रमाण कौन सी योजना है, कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, शुद्ध रूप क्या होता है, यहाँ से टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आसान है। ये इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन टेक करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर इसी प्रकार बात करते हैं अपना ज्योग्राफी की, ठीक है, ज्योग्राफी में भी ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है, नहीं, सब कुछ आप पढ़ ही नहीं पाओगे, या फिर सब कुछ पढ़ पाओगे तो फिर PhD कर लोगे, पर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, पेपर नहीं निकलेगा आपका।
क्योंकि फिर आप ज्योग्राफी लेके बैठोगे, है ना। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक, एक तो आपका खनिज एस्क हो जाएगा, और यहाँ से क्या पूछता है, या तो पूछेगा कि किस खनिज का उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है, और सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित करता है, क्योंकि वर्ल्ड और इंडिया दोनों के प्रेफरेंस में पूछा जाता है। यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से इंडिया के आते हैं, है ना। मान लो कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादित किया जाता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट कहाँ उत्पादन होता है, माइका का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, और या फिर पूछ लिया अगर भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ना, या लोहे की कोयले की जो खाने हैं रीजन कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत। और उद्योगों में बात करें तो एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम उद्योगों की बात करें तो जैसे बाल्को, नाल्को, माल्को, आपने पढ़ा होगा, हिंडाल्को, इंडाल्को, है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ से आते हैं। आयरन हो गया, कागज़ हो गया, इनके उद्योग, और परमाणु ऊर्जा संयंत्र, है ना, जैसे काकरा पारू कहाँ से संबंधित है, मीठी वृद्धि कहाँ से संबंधित है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पर्वत श्रृंखलाओं से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। बात करें पर्वत श्रृंखलाओं में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे, तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि पूर्व से पश्चिम में जाने पर, मान तो उसने चार ऑप्शन में 4 श्रृंखलाएँ दे दी और पूछा कि मतलब पूर्व से पश्चिम, अरे पूर्व से जो है पश्चिम जाओगे, या पश्चिम से पूर्व जाओगे, या ना दक्षिण से ना साउथ से नॉर्थ जाओगे, या नॉर्थ से साउथ जाओगे, तो कौन सी पहाड़ियाँ पड़ेंगी। नॉर्थ से साउथ कैसे जाओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ हो गई, फिर मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे करके। और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जाओगे तो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। और कौन से पूछे जाते हैं, हाइट में सबसे ऊंचा कौन सा है, K2 कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट है, या कंचालू है, मकालू है, मसालू है ना, अनाईमुड़ी है, या गुरु शिखर है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक तरफ तो पहाड़ी या चोटी दे दी जाएगी, और दूसरी तरफ आपको स्टेट पूछेगा कि किस स्टेट में पड़ता है, या कौन कौन से स्टेट से संबंधित है। दूसरा कोपेन का रीजन जो है, कोपेन के अनुसार वनस्पति के आधार पर जो है डिवाइड किया गया है वनस्पतियों को। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, पर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी 10 साल में एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ये नदी से भी एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, 100% श्योर है, 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे। क्या पूछता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा जल क्षेत्र कहाँ पे है, या फिर सबसे कम क्या है, या फिर सीक्वेंस लगाने को बोल दिया, है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्या बताऊँ, नदी के किनारे बसे शहरों से पूछा जाता है कि गंगा किस नदी के किनारे स्थित है ना। गंगा नहीं, मतलब गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, या पूछ लिया गया मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, या पूछ लिया गया अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ किस नहर के किनारे स्थित है, नहर मतलब नदी, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, सहायक नदियाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। सहायक नदियाँ तो पूछता ही है, ठीक है। या फिर उनके मिलने का क्रम पूछ लिया गया, मान लो ये गंगा है आपकी, तो सबसे पहले रामगंगा मिलती, फिर घाघरा मिलती, फिर गंडक मिलती, फिर कोसी मिलती है, इसके बीच में बूढ़ी गंडक मिलती है, इधर से दामोदर मिलती है ना, ये यमुना मिलती है, फिर सोन मिलती है, ये सब। तो इनका क्रम पूछेगा, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। पर ये इतना कठिन नहीं है, ये आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ रहे हो, और अगर PCS की तैयारी कर रहे हो अच्छे से, तो ये सब आपको पता होगा, मेरे को पता है। मेरा काम बस गाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी बात करते हैं भारत की जनजातियाँ। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, 100% श्योर आएगा हर साल, और ज़्यादा नहीं है। जैसे जद्दा, किन्नौर, बक्करवाल, ये सब जम्मू कश्मीर की हो जाएंगी। तमिलनाडु की टोडा, बड़गा, ये सब घास भैंस चराने वाली प्रजातियाँ होती हैं, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत आसान है, इसके लिए मैंने मैप के बेस बनाया है, मैप के बेस पे। और मान लो ये इंडिया का मैप हो जाएगा अगर, तो ये ऐसे ऐसे करके मैंने बनाया है इसमें, तो आप बहुत आसानी से कवर कर पाओगे। फिर आता है अपना कृषि अनुसंधान संस्थान। भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जो कि कटक उड़ीसा में है। गन्ना का कहाँ है, तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है भारतीय पूछ रहा है कि ये इंटरनेशनल पूछ रहा है। एक लखनऊ में हो जाएगा, है ना। तो ये पढ़ना पड़ेगा आप बहुत अच्छे से। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कभी कोई सॉइल मृदाओं से पूछ लिया जाता है, या फिर कोई क्रॉप हो गई, फसल होगी, जैसे चाय हो गई, चाय का बोर्ड बनाया गया है, तो उस बोर्ड का हेडक्वार्टर क्या है। हालांकि ये इधर ज़्यादा नहीं आते हैं, पर कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर एक तरफ फसल दे दी जाती है, दूसरी तरफ प्रोडक्शन, मतलब उनका उत्पादन दे दिया जाता है कि कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे है।
ठीक है, सबसे अग्रणी कौन सा है, या फिर सीक्वेंस लगाने को दे दिया क्रोनोलॉजी में, ठीक है। और फसलों से एक एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा है, संबंधित क्रांति। क्रांति क्या होती है, मान लो हरित क्रांति ग्रीन फसलों से या हरियाली वाली फसलों से संबंधित है, ठीक है। येलो क्रांति सरसों से संबंधित है, सरसों के तेल से, या फिर मान लो ऐसे ही बहुत सारी क्रांतियाँ हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित है। तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हो सकता है 2-3 साल में एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस फसल की कौन सी जो है किस में, मान लो रचना, सपना, स्वाति, नक्षत्र, ये सब मटर की रचनाएं मटर की हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये देखो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको इनके बोर्ड पता होनी चाहिए। मसाला बोर्ड कहाँ है, रबड़ बोर्ड कहाँ है, केरला में है मान लो, ठीक है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, चाय बोर्ड कहाँ है, ये पढ़ लेना। फिर एग्रीकल्चर से संबंधित इंस्टीट्यूशंस, जैसे चावल कटक उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। गन्ने का मैंने बताया कोयम्बटूर तमिलनाडु हो जाएगा। तो ऐसे ही चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल एनालिसिस दे रहा हूँ, मैंने इसके नोट्स तैयार कर लिए हैं। बस अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमने क्या किया है, डिसाइड किया क्या क्या पढ़ना है। नदियाँ हो गए, पर्वत ज्वालामुखी हो गए, झील झरने हो गए, ठीक है। जनजातियाँ हो गई, एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, पवनें हो गई, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, घाटियाँ हो गई, जलधाराएँ हो गई, ठीक है। ये टॉपिक नहीं है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये केवल टॉपिक नहीं है भाई, ये एक एक क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन हैं आपके जो कि हर साल आएंगे, है ना। ये क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, यहाँ से पक्का आएंगे। हर साल एक घास का मैदान हर दूसरे साल पूछा जाता है, हर साल एक मरुस्थल पूछा जाता है। और ऐसा नहीं कि 500 मरुस्थल हैं, वही 10 से 12 मरुस्थल हैं, पढ़ दो आप, काम हो गया, 1 नंबर पक्का। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसके लिए। अब देखो अपना एनालिसिस तो पूरा हो चुका है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। पर अभी हिस्ट्री का है, इधर हो गया आपका ज्योग्राफी हो गया है, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, बाकी भी धीरे धीरे करता रहूँगा, ठीक है, जिससे आपको पता चलता रहेगा। पर अभी जिस हिसाब से मैंने आपको दिखाया है कि किस हिसाब से ये पॉलिटी में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और उनमें क्या क्या पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ने वाला है, इससे आपको पता लग गया होगा कि जो कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, दिखा रहा हूँ एनालिसिस, इसके लिए बहुत मेहनत लगी है। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, इसमें महीनों लगे हैं तब जाके, और उन महीनों तैयारी करने के लिए सालों लगे हैं, है ना। मेरा भी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ते हुए। यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया है मैंने, यूपीपीसीएस का भी दिया है, तो मेरे को इतना पता है कि ट्रेंड क्या है। क्योंकि केवल यूपीपीसीएस पढ़ा होता तो मैं भी थोड़ा बहुत मेरे को कम नॉलेज होती, पर अभी यूपीएससी का भी पढ़ के बैठा हूँ, तो मेरे को पता है कि ट्रेंड क्या है और यूपीपीसीएस और यूपीएससी में अंतर क्या है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, कैसे पढ़ता है ना। तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ, हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाएगा, होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। बाकी अब अपना जो है अगले टॉपिक जो आएंगे उन पर हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखो मेरे पास स्टडी फॉर्मेट ये है कि सबसे पहला पेज होगा मेरा ये, इसमें होंगे PYQs, ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज। मान लो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में पहला टॉपिक होगा नदी, फिर इसके नदी के संबंधित जो सारे PYQs नदी से किस प्रकार के पूछे गए हैं। अब एक टॉपिक ये क्वेश्चन, यहाँ पर पूरा कंटेंट लिखा है, फिर दूसरा टॉपिक उससे संबंधित कंटेंट लिखा है, तीसरा टॉपिक उससे संबंधित कंटेंट है। और कंटेंट में क्या होगा, इसमें होगा नदी और उससे संबंधित उसके आसपास के शहर, इसमें क्या होगा नदी और उससे संबंधित सभी उसकी शाखाएँ, इसमें क्या होगा नदी और नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे जा रही है, बीच में कौन कौन सी उसकी नदियाँ मिलती हैं, ऐसे टॉपिक होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए बस। ये तो ये इंडियन ज्योग्राफी है आपका, ठीक है। अभी मैं इसमें सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा, इसमें से थोड़ी सी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, थोड़ी सी। तो ये इंडियन ज्योग्राफी है, इसमें मैंने ये सब लिख रखा है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये ट्रेंड एनालिसिस भी है और इसमें ये सब कुछ मैंने दे दिया है। ये आपको अभी जब इसकी अगली वीडियो आएगी तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इससे आपको
अनुमान लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आपको छोड़ना है, ये पता हो गया, आपका एग्ज़ाम निकल गया। ठीक है, अब इसमें मान लो अपना पहला टॉपिक नदी था, तो हम नदी के जितने क्वेश्चन थे कि ये नदी हो गई, इससे निकलने वाली नहरें हो गई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी 2024-25 में ही आया है। फिर ये क्या हो गया, रामगंगा नदी कन्नौज के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है, क्या स्टेटमेंट सही है गलत है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ये बाद में डिस्कस करेंगे सही गलत, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो ना यार, ये क्वेश्चन अभी 2025 में आया है, देवप्रयाग वाला, सेम क्वेश्चन आप देखो इधर, ये सेम क्वेश्चन। अब देखो ना यार, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है नहीं रिपीट होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं यार। देखो ना, दूधगंगा नदी अवस्थित है, दूधगंगा कहाँ स्थित है, अब देखो ना, हिमालय से ट्रांस हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी है, कौन सी हो जाएगी। अब ये सब तो हम कंटेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे ना, ये नहीं देखना है। ये देखो, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, कृष्णा कहाँ से निकलती है, महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, सहायक नदी ब्रांच के बाद पूछ ली कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ये मान लो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा, अब इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन है गंगा नदी से संबंधित, वो सारा कंटेंट यहाँ आपको मिल जाएगा लिखा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये फ़ोटो ही लगे हैं, कहीं कहीं पे ये मैंने नदियाँ उनके नहरें हैं। ठीक है, मतलब ये है कि सतलुज नदी से कौन कौन सी नहरें निकली गई हैं, एक सरहिंद नहर हो जाएगी, भाखड़ा बांध हो जाएगा, बीकानेर नहर हो जाएगी, राजस्थान फीडर हो जाएगी, रावी से अपर और जो है चिनाब से रणवीर नहर निकाली गई है, गोदावरी से गौतमी नहर निकाली गई है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। अब ये क्या है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, देखो इसके लिए मैंने फ़ोटो भी लगाए हैं, ये डिटेल में भी है, पर इनको और शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। सहायक नदियाँ कि मान लो ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी में दाईं तरफ से राइट साइड से कौन कौन सी नदी मिलती है, यमुना, सोन और दामोदर, है ना। मान लो ये वाली आपकी नदी हो गई, तो ये हो गई लेफ्ट वाली, ये हो गई राइट में। तो राइट में सबसे पहले यमुना आके मिल जाती है, फिर सोन आके मिल जाती है, फिर दामोदर मिल जाती है, ये झारखंड टाइप में। ठीक है, तो ये सारी मैंने लिख दिया है। अब आपको पढ़ने में बहुत मेहनत नहीं पड़ेगी, आपको केवल कंटेंट दे रहा हूँ मैं, आपको केवल पढ़ना है और पढ़ने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं बताऊँगा उसका सिस्टम। अभी सिर्फ हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सारी नदियाँ दी गई हैं, उनका पूरा डिटेल दिया गया है, तो पढ़ने में कोई टेंशन नहीं होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ये मत सोचना कि मैंने कहीं से चुराया है, कॉपी किया, नहीं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, पूरी बुक है। और पूरी बुक के नोट्स अगर आपको दे दूँगा तो फिर वही बात हो जाएगी कि आपके पास भी नोट्स रखे हैं, मेरे पास है, मैं वो दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन 3 बार पूछे जा चुके हैं, अभी 10 साल में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, सोचो सेम क्वेश्चन। तो यार ये 5 लाइनें याद कर लो, क्या है, बड़ी बात थोड़ी है, 1 नंबर पक्का है आपका। ठीक है, इधर क्या लगा दिया मैंने, इधर पश्चिम प्रायद्वीपीय पश्चिम की ओर जाने दिया, मतलब अरब सागर की जाने वाली, और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली या पूर्वी घाट से होकर गुजरने वाली नदियाँ, और भी सीक्वेंस में सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, पालार, पुनैयार, कावेरी, वैगी, ताम्रपर्णी, है ना, ये सारी। फिर ये हो गया। अगला टॉपिक क्या हो गया आपका, अगला टॉपिक हो गया हमारा झील और झरना। झील से ये देखो, इधर झरना बांध हो गए, इधर हमारी झील हो गई, ये इतने क्वेश्चन झील से आते हैं। ये मेरा खुद का नोट्स बना कर लगा दिया मैंने कि कौन कौन सी झील कहाँ से आएगी। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, नाकोताल, चंद्रताल, सूरजताल, ये झीलें हो जाएंगी हिमाचल प्रदेश से। बात करें बिहार में कौन सी झील है, तो कांवर झील हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में साल ताल, राकस ताल, रूपकुंड, नैकचिया ताल, भीम ताल, ये हो जाएंगे उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा नहीं है, झील है नहीं। ये इंपॉर्टेंट लेक हो जाएगी लोकटक झील, मणिपुर। तो ऐसे सारा कंटेंट दिया है मैंने। ठीक है, ये सारे झरने हो जाएंगे। तो स्टेट वाइज मैंने लगा के दिया है, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगा कि ये बहुत ज़रूरी है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फैक्ट वाइज, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब अगला टॉपिक हो जाएगा आपका ये, इसमें बांध से संबंधित क्वेश्चन, दर्रे, घाटियाँ, ग्लेशियर, ये पहले क्वेश्चन शामिल किया है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारे बांध हो जाएंगे जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इधर यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, इधर ये इंपॉर्टेंट घाटियाँ हो गई, इधर इंपॉर्टेंट दर्रे हो गए, इधर भी दर्रे हो गए, इधर ये ग्लेशियर हो गए, ये इंपॉर्टेंट दर्रे हो गए। तो छूटेगा नहीं कुछ, बस पढ़ पाओ आप अच्छे से। इधर माउंटेन से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं,
ये इधर राज्य, इधर चोटी, इधर राज्य, इधर चोटी, इधर पहाड़ी, इधर राज्य, इधर राज्य, इधर पहाड़ी। देखो ना यार, सारा पैटर्न सेम है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस आपको पढ़ना है। और उसके लिए भी कुछ ऐसा नहीं है, बस एक पेज, बस ये सारी पहाड़ियाँ हो गई, इधर ये पहाड़ियाँ हो गई, इधर ये पहाड़ियाँ हो गई, बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कुछ और पढ़ना है नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है। हम पढ़ेंगे ना यार, शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, है ना। ये खुद की सारी शॉर्ट ट्रिक बना के रखी मैंने। फिर अगर उसमें पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से पढ़ लो। प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, सतोपंत, गुरु शिखर, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे समाये गए हैं। इसके अलावा ये नहीं है कि आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये वीडियो देखो, कंटेंट कॉपी करो। कंटेंट कॉपी का मतलब यहाँ से कंटेंट अपना खुद का नोट्स बनाओ शॉर्ट में, जो आपको नहीं आता वो चीज़ें लिखनी है। फिर खान एवं खनिज से संबंधित ये जो परिष्करणशाला कहाँ किस राज्य में स्थित है, कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है, कौन सा लोहा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, कौन सा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। सेम क्वेश्चन देखो ना यार, ये भी कोयला क्षेत्र राज्य, इधर ये कोयला क्षेत्र राज्य, क्या अलग है, कुछ नहीं, आसान है। बस कोई अच्छा समझाने वाला हो, समझाने वाला मतलब ट्रेंड एनालिसिस करने वाला, कि बताने वाला कि आपको ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, कुछ नहीं भाई। देखो ना यार, कोयला भंडार राज्य, इधर भी जम्मू, ये लिथियम से संबंधित क्वेश्चन है, इधर भी ये परमाणु एल्यूमिनियम संयंत्र, इधर राज्य क्या है, कुछ भी तो नहीं है। इधर ये केंद्र राज्य परियोजनाएं, ये केंद्र राज्य या नदी घाटी हो जाएंगे, इधर भी क्षेत्र। तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे सारे खनिज लगा दिए हैं, ये मैंने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, और यहाँ से भी मैं खुद बताऊँगा आपको, खुद एक एक चीज़ पढ़ाऊँ। जब पढ़ेंगे साथ में बैठ के ना, मैं पढ़ाने नहीं आऊँ, देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, तो आपकी प्रॉब्लम मेरे को अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी वही चीज़ें झेला हूँ, वही ड्रामा मैं भी झेला हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता पढ़ने में क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैं जिस हिसाब से पढ़ूँगा, या मैंने जिस हिसाब से तैयारी करी है या करता हूँ, जिससे मेरे को चीज़ें याद होती हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। हो सकता है आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल पाए, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम उद्योग हो गए, ये लोहा क्षेत्र हो गए, और ये पेट्रोलियम एरिया हो गए, ये 23 रिफाइनरी हो गई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अगर वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, तो ये मेरे पर्सनल नोट से मैं यहाँ से बताऊँगा आपको, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नरौरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, गोरखपुर फतेहाबाद हरियाणा से संबंधित है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हरिपुर पश्चिम बंगाल, कोबड़ा आंध्र प्रदेश, भीमपुर और चुटका मध्य प्रदेश हो जाएंगे। और उससे संबंधित सारी ये यहाँ पे अबाउट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, ठीक है। उसके आधार पर हमने यहाँ पे सारी क्रांतियाँ लगा दी। कैसे क्रांतियाँ लगा दी कि हरित क्रांति गेहूँ धान से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, पीली क्रांति तिलहन से, गुलाबी क्रांति झींगा, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, बैंगनी लेवेंडर, नारंगी क्रांति संतरा सिट्रस, है ना। जूट क्रांति हो जाएगी, ये जूट से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ नहीं ढूंढना, बस आप आओ, वीडियो देखो अच्छे से, टॉपिक नोट्स करो और अपना शॉर्ट नोट बनाओ। और बाकी मैंने ये सारे बोर्ड भी लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट। काफ़ी बोर्ड बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है, जो कोई काफ़ी अधिनियम 1942 के तहत जो है शामिल किया गया था। रबड़ बोर्ड कोट्टायम केरल अधिनियम ये हो जाएगा। ये बोर्ड फसल और उनका अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। यहाँ पे कम पर ये यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीसीएस के हिसाब से ये यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फसलों से संबंधित इसमें क्या होगा कि काली मिर्च का उत्पादन राज्य के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु में होता है। बात करें सौंफ की, तो सौंफ सबसे ज़्यादा गुजरात में उत्पादित की जाती है। लौंग की बात करें तमिलनाडु हो जाएगा, छोटी इलायची केरला हो जाएगी। तो इस प्रकार मैंने सब कुछ लिख दिया है। और इसके साथ मैंने ये वर्ड का भी सिस्टम लिख दिया है कि गेहूँ उत्पादन में सबसे आगे चाइना हो जाएगा, फिर भारत हो जाएगा। मक्का उत्पादन में सबसे आगे यूएस, फिर चाइना। ऐसे सब कुछ लिखा रखा। आपको कुछ भी नहीं करना है भाई, बस आओ। ये ऐसा नहीं है कि ये नोट्स बहुत आसानी से मिलेंगे, नहीं, ये बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ के आपको कुछ भी ढूंढना नहीं है, बस इसी वीडियो को देखो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसी को बार बार रिवाइज करो। इसलिए मैंने लिखा था कि
मल्टीपल टाइम रिवीजन। ये नहीं है कि 20 चीज़ें या 20 पेज को एक बार पढ़ो काम हो गया, नहीं, एक पेज को 20 बार पढ़ो, ताकि अगर आपके नोट्स से क्वेश्चन आ रहा है, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसको आपने देखा ही नहीं, पढ़ा नहीं, वो छूट जाता है तो डजंट मैटर, कोई बात नहीं। पर अगर आपके नोट्स में टाइप किया गया है, लिखा गया है हैंड राइटन में, या जैसे भी आपने नोट्स में शामिल किया है, फिर वहाँ से जब क्वेश्चन छूटता है तब थोड़ा सा हर्ट होता है, बुरा लगता है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में कभी कभी मिट्टियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लगा के रखा है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा अपना अगला हो जाएगा इम्पोर्टेंट जनजातियाँ। तो जनजातियाँ जो है, इधर जनजातियाँ राज्य, इधर जनजातियाँ, इधर राज्य, इधर जनजातियाँ, ये राज्य, ये जनजातियाँ राज्य, बस क्या है, कुछ नहीं। और इधर ये वनस्पतियाँ क्षेत्रीय हो जाएंगी, जैसे झूम खेती नॉर्थ ईस्ट में चलती है ना। तो उसके लिए मैंने सारी प्रजातियाँ यहाँ पर लिख दिया है। अगर इसमें भी समझ में ना आए तो मेरा हैंड रिटन नोट है ये जनजातियाँ, बताया तभी था। गद्दी, बकरवाल, जद्दा, किन्नौर हिमाचल प्रदेश, थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, ये सब मेरे को तो याद है, आपको भी याद हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्षेत्रीय कृषि है वो भी यहाँ पर लिख दी मैंने, कि उत्तर पूर्व में कौन सी खेती की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं। बेबर, दाहिया, ये बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में। दीपा, बस्तर जिला मध्य प्रदेश। पोडू, आंध्र प्रदेश। कमन, धावी, विंगा, ये उड़ीसा क्षेत्र में होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, ठीक है। अगला टॉपिक हो जाएगा अपना मिसलेनियस। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो सब क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे सारे, ये सारे बड़े बंदरगाह हो जाएंगे, कौन, कोलकाता, ये स्पेसिफिकेशन मतलब विशेषता सहित लिखा है, आपको ज़्यादा खुद ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सारे आइलैंड हो जाएंगे, और ये 13 बड़े और अन्य छोटे जितने भी हैं सारे बंदरगाह इतने में हैं, सारे बंदरगाह लिखे हैं यहाँ पे, वो भी सीक्वेंस से, क्रोनोलॉजी में, अब कुछ ढूंढना नहीं, बस पढ़ते जाओ, ठीक है। इसके बाद भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग कौन से हैं, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, नेशनल वाटरवे सेकेंड, नेशनल वाटरवे थर्ड, नेशनल वाटरवे फोर्थ, नेशनल वाटरवे 5, नेशनल वाटरवे 6, है ना। और यही इतना इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा जो है वो नहीं, बस यही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाएगा कि किस तट को क्या बोलते हैं, तो इस तट को कच्छ की खाड़ी, बंगाल, कर्नाटक के सामने क्या हो जाएगा, कनारा तट हो जाएगा। महाराष्ट्र को कोंकण तट बोलते हैं, केरल को मालाबार, तमिलनाडु को कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार, उड़ीसा को उत्कल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, और ये इसलिए इसमें मैंने अपने नोट्स को ऐसे भी शामिल कर दिया है कि मैंने जो पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी, तो मेरे को जो चीज़ें नहीं आती थी या जो आती थी तो कभी कभी मैं, या आप लोग भी भूल जाते हैं, तो रिवाइज के पर्पज़ से, रिवीजन के पर्पज़ से ये मेरे 60 नोट्स हैं, मैंने इनको भी इसमें शामिल कर दिया है, ताकि अगर जिसको लगे कि यहाँ पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकता है। ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको पढ़ लेना, जो मैंने ऊपर कंटेंट दिया है वो आपके लिए सफिशिएंट है। पर कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी फंस सकता है, 1-2 क्वेश्चन, तो इतने ये 4 पेज से आपके दोनों 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। ये 4 पेज, 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7 पेज का कंटेंट है, जिसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कन्फर्म है। 4 से 5, 1-2 की नहीं, 4 से 5 की बात बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ पाए तो। इस प्रकार से मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आई होंगी और अच्छा भी लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद, इतना वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना, क्योंकि जो आपको मिलेगा इसमें वो आपको अच्छे से पता है क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया है, जैसा कि आप लोग देख भी चुके हो, ठीक है, ये, हाँ, यहाँ पे तो हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब क्या करना है, अगला टॉपिक या अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर उसके पीवाई को देखेंगे, उसका कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिसने वीडियो देखी है उसको लगा हो कि हाँ ठीक है, या किसी काम उसके ये वीडियो आ रही है या आगे की वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट करने के 2 फ़ायदे मेरे, एक तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मेरे को लगेगा हाँ मेरी वीडियो से किसी को फ़ायदा हो रहा है, या मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, या मैं जो ये इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, इससे किसी को तो फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा क्या फ़ायदा होगा कि यूट्यूब को कमेंट यूट्यूब देखेगा तो यूट्यूब जो है इंगेज करेगा, चैनल को इंगेज करेगा, दूसरे अन्य लोगों को सजेस्ट करेगा,
है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल परसों में दूसरी वीडियो आएगी जो कि आपको कंफर्म है अच्छी लगेगी, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये सारे नोट्स आप चाहो तो देख के बना सकते हो, अपना नोट्स में सेव कर सकते हो, ताकि आपको फिर से बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास लिखा रखा होगा तो इसके बेस पे आप तैयारी कर पाओगे, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है, या आपकी कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है तो उसकी जगह पे आप कौन सी सब्जेक्ट को रिप्लेस करके किस टॉपिक को पढ़ सकते हो, है ना। तो इसमें मैंने सब्जेक्ट नहीं, इसमें मैंने टॉपिक डिस्कस किया है ना। तो सब्जेक्ट तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, मैंने टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक डिस्कस किया है। अब इसके अलावा इससे ज़्यादा डिटेल एनालिसिस मैं गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी क्या दे सकता हूँ, गारंटी। अगर यूट्यूब पे किसी ने, पूरे यूट्यूब पे अगर इससे डिटेल किसी ने एनालिसिस किया हो और इस ऐसा टू द पॉइंट वीडियो अगर किसी कोई प्रोवाइड करा दे, तो मैं अपना चैनल पे वीडियो डालना छोड़ दूँगा। इस चीज़ की गारंटी मेरी, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने सर्च करके सब कुछ देखा है, तभी ये वीडियो बना पा रहा हूँ, ताकि लोगों को बहुत आसानी हो सके, लोगों को ढूंढना ही ना पड़े। जिसके पास 3 से 4 महीने ही हैं वो भी ये डिसीजन ले पाए कि हाँ वो कर लेगा, और कर लेगा, 100% कर लेगा। जिसके पास भी 3 से 4 महीने, वो आ जाए मेरे पास और ये वीडियो देख के देखता रहे, बस चैनल पे बना रहे, पेपर तक चैनल पे बना रहे, उसका उद्धार हो जाएगा इस चैनल से, गारंटी है मेरी, ठीक है। और ये वीडियो किसके लिए है, खास करके उनके लिए भी है जिनका स्कोर जो है कितना, 15 से 20 नंबर का कट ऑफ सा स्कोर रहता है। तो वो 5 से 10 नहीं बोलूँगा मैं, 15 से 20 बोलूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग आ पाएंगे, इसलिए कि उनको भी तो पढ़ना है। मान लो जिसका 65 से 75 के बीच में स्कोर बन रहा है, वो आए और ये चैनल को सब्सक्राइब करे एकदम, उसका सिलेक्शन यहाँ से होगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं बोल दिया हो गया, नहीं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और डेली रिवीजन करना पड़ेगा। जो पढ़ोगे वो रिवीजन, ऐसा नहीं कि मैंने 500 पेज का कोई पीडीएफ दे दिया और पढ़ो, नहीं, मैं वो दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो फिर। तो अब ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करना, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है चैनल, ताकि आगे वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ, नए नोट्स के साथ, है ना, और नई आशाओं के साथ। थैंक यू।